नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोटेक विजन पर। तो अभी तक आपने क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 मानव जनन का भाग 13 तक पढ़ा। भाग 13 में आपने निषेचन एवं अंतरोपण के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से निषेचन हुआ। निषेचन का मतलब क्या होता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं निषेचन। मतलब ये है कि युग्मनज बनने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन जब भी होता है, जो भी मानव में लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं उनमें होता है। अब निषेचन मनुष्यों में कहाँ पर होता है? निषेचन मनुष्यों में मादा के फैलोपियन नलिका में होता है और निषेचन मनुष्यों के शरीर के अंदर होता है, यानी आंतरिक निषेचन होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, उसके आगे का जो एनसीईआरटी में आता है अंतरोपण। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था निषेचन और अंतरोपण में कि निषेचन तो पढ़ चुके थे। निषेचन पढ़ा था, मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ा था और कुछ निषेचन के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे अंतरोपण क्या होता है। यानी जो युग्मनज बन गया है वह युग्मनज विभाजित होकर एक मादा के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में कैसे अंतरोपित होता है, उनके बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 है मानव जनन, भाग 14। इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? निषेचन एवं अंतरोपण तो हुआ था। निषेचन इसमें हमने पिछले क्लास में निषेचन एवं अंतरोपण के बारे में बताए थे, लेकिन हमने केवल निषेचन के बारे में ही पढ़ा था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अंतरोपण। क्या पढ़ेंगे? अंतरोपण। इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इसको अंतरोपण को प्रत्यारोपण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण देखते हैं कि अंतरोपण क्या होता है। जब भी युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज फैलोपियन नलिका से विभाजित होकर गर्भाशय गुहा की ओर बढ़ता जाता है। अब वो गर्भाशय गुहा में बढ़ते हुए कहाँ पर पहुंचता है? विभाजित होकर वह गर्भाशय के अंतःस्तर में यानी एंडोमेट्रियम तक पहुंचता है और एंडोमेट्रियम उन जो विभाजित हुआ जो कोशिका है उनको अपने अंदर की तरफ अंतरोपित कर लेती है। इसी को बोलते हैं अंतरोपण। कुछ इस तरीके से समझते हैं कि हमने देखा था कि ये फैलोपियन नलिका है, ये क्या है? फैलोपियन नलिका है। हमने देखा था कि जब निषेचन स्थल पर क्या आता है? अंडाशय से अंडाणु मोचित होता है और बहुत से शुक्राणु आते हैं और इनमें से जो शुक्राणु निषेचित कर लेता है अंडाणु को, तो क्या बन जाता है? युग्मनज बन जाता है। क्या बन जाता है? युग्मनज। अब यह युग्मनज देखेंगे कि युग्मनज में क्या होता है? विभाजन होता है। विभाजन कुछ इस तरीके से विभाजन होता है और विभाजन होते होते कहाँ पर पहुंचता है? ये गर्भाशय गुहा से में पहुंचता है। और हमने देखा था कि गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। अगर आपको मादा जनन तंत्र के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा मादा जनन तंत्र के बारे में, क्लास 12th बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में। तो ये क्या करता है? युग्मनज विभाजित होकर गर्भाशय गुहा में पहुंचता है। हमने देखा था कि गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। गर्भाशय के कितने स्तर? 3 स्तर। पहला जो बाहर की होता है उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। मध्य वाले स्तर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। एंड जो अंदर की तरफ होता है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। तो ये जो युग्मनज है, युग्मनज क्या करता है? गर्भाशय गुहा से आते हुए विभाजित होते हुए कहाँ पर पहुंच जाता है?
इस एंडोमेट्रियम तक आ जाता है युग्मनज। अब ये युग्मनज एंडोमेट्रियम तक जैसे ही आता है, ये जो अंतः स्तर है ना, ये इसको इस तरीके से अंतरोपित कर लेती है, यानी एंडोमेट्रियम को रोपण कर लेती है अपने अंदर। इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। लेकिन जिस तरीके से हमने बताया ये तो शॉर्ट में था, लेकिन इसी तरीके से इसका प्रोसेस है। क्लियर। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं कि अंतरोपण कैसे होता है, कौन सा विभाजन होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, युग्मनज बनता है। ये क्या है, एक शुक्राणु। ये क्या है, एक शुक्राणु। और क्या आता है, एक अंडाणु। ये क्या है, अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु, देखिए शुक्राणु में कितने गुणसूत्र हैं, शुक्राणु में टोटल 23 गुणसूत्र हैं। कितने गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र। और अंडाणु में कितने गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र। यानी शुक्राणु के जो केंद्रक में कितने गुणसूत्र हैं, 23 गुणसूत्र। और अंडाणु के केंद्रक में कितने गुणसूत्र हैं, 23 गुणसूत्र। जब ये 23 गुणसूत्र मिलते हैं, यानी शुक्राणु का गुणसूत्र 23 और अंडाणु का 23 गुणसूत्र आपस में संलयित होते हैं, आपस में क्या होते हैं, निषेचित होते हैं, निषेचित होते हैं। तो यानी इन दोनों का जो केंद्रक होता है वो एक केंद्रक बन जाता है। यानी इन दोनों का जो शुक्राणु और अंडाणु है, ये दोनों कोशिका मिलकर एक कोशिका बनाती हैं, जिसे बोलते हैं युग्मनज। और इसी को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। अब ये युग्मनज क्या होता है, युग्मनज जो होता है यह एक प्रकार का पूर्ण शक्ति कोशिका होता है। पूर्ण शक्ति कोशिका का मतलब बता रहे हैं। पूर्ण शक्ति का मतलब देखिए टोटीपोटेंट सेल होता है, टोटीपोटेंट सेल होता है। टोटीपोटेंट सेल का मतलब एक ऐसी कोशिका जो पूरे विभाजन करके एक जीव के शरीर का निर्माण करे। यानी एक ऐसी कोशिका जो विभाजन करके एक जीव के शरीर का निर्माण करे। क्या करे, एक जीव के शरीर का निर्माण करे, इसे बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। यही टोटीपोटेंट सेल क्या करता है, आगे विभाजित कर एक शिशु का निर्माण करता है। और यह शिशु जो बना है, उन शिशु का जो प्रथम कोशिका होता है वो कौन सा होगा, टोटीपोटेंट सेल यानी युग्मनज होगा। इतना समझे। चलिए, अब क्या होता है, युग्मनज में विभाजन होता है। जाहिर सी बात है, जो युग्मनज है वो प्रथम कोशिका है, और मनुष्यों का शरीर में जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, बहुकोशिका होती है। यानी मनुष्य जो होते हैं वो बहुकोशिकी होते हैं। जो मनुष्य होते हैं वो कौन सी कोशिका हैं, बहुकोशिका होते हैं, बहुकोशिका होते हैं। यानी एक कोशिका नहीं होते मनुष्यों में अनेकों कोशिका होते हैं, अरबों खरबों कोशिका होते हैं जिनकी गिनती नहीं है। और उन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो हमें ये तो एक कोशिका है, तो हमें अनेक कोशिका बनाने के लिए विभाजन की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्यों समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि जो ये शुक्राणु और अंडाणु का जो केंद्रक मिला है तो एक युग्मनज का निर्माण हुआ है। और युग्मनज में इन दोनों का केंद्रक यानी गुणसूत्रों की संख्या भी मिलकर एक हुआ है। यानी 23 गुणसूत्र मिलकर क्या हो गया, 46 गुणसूत्र हो गया। क्या होगा, 46 गुणसूत्र हुआ। अब युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, देखिए समसूत्री विभाजन का मतलब एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है, और उन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। समसूत्री, देखिए इस शब्द को तोड़ कर पढ़िए। जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उन शब्द को दो भागों में तोड़ कर पढ़िए। सम का मतलब क्या होता है, समान। सूत्र का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र, यानी समान गुणसूत्र। ये कोई कोशिका है, इन कोशिका में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। तो समसूत्री विभाजन से क्या बनेगा, समान कोशिका बनेगी। यानी जो इसमें गुणसूत्रों की संख्या है, ये भी गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी समान रहेगी, लेकिन दो कोशिका बनेगी, इतना। और जो एक कोशिका है, इस कोशिका को बोलेंगे मातृकोशिका। जो कोशिका विभाजित हो रही है उसे बोलेंगे मातृकोशिका, यानी मदर सेल। आपका जन्म जिससे हुआ है उसको क्या बोलेंगे, मदर ना। तो जो मातृकोशिका विभाजित होकर क्या बनेगी, दो पुत्री कोशिका बनी। जो दो पुत्री कोशिका बनी, क्या बनी, दो पुत्री कोशिका या डॉटर सेल, पुत्री कोशिका। यानी मातृ कोशिका
से क्या बनती है समसूत्री विभाजन होकर दो पुत्री कोशिका बनती है और इन दोनों पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। क्यों समान होती है? क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन हुआ है। सम का मतलब समान, सूत्र का मतलब गुणसूत्र। ठीक है, तो इसमें जो समसूत्री विभाजन होता है वो कुछ अलग प्रकार का होता है। युग्मनज में जो समसूत्री विभाजन होता है वो कुछ अलग प्रकार का होता है। अलग प्रकार का मतलब इसमें जो समसूत्री विभाजन होता है उसको बोला गया है विदलन, या इसी को क्लीवेज बोलते हैं। विदलन या क्लीवेज, विदलन या क्लीवेज बोलते हैं। विदलन तभी होता है, यानी समसूत्री विभाजन तभी होता है जब युग्मनज विभाजित होकर गर्भाशय गुहा की ओर बढ़ता जाता है अंडवाहिनी से, तब जो समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें विदलन की क्रिया होती है। और विदलन एक विशेष प्रकार की समसूत्री विभाजन होता है। विदलन का मतलब ये होता है कि जो इसमें जो समसूत्री विभाजन होगा इस युग्मनज में, इसमें कोशिका की संख्या बढ़ती है लेकिन कोशिका का आकार छोटी हो जाती है। जो पुरानी कोशिका है उनसे जो नई कोशिका बनती है तो नई कोशिका का जो आकार होगा वो पुरानी कोशिका से छोटा होगा और इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, क्योंकि क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है। नहीं समझ आया तो देखिए इस तरीके से। देखिए विदलन का मतलब समझिए आप क्या होता है। विदलन, विदलन, विदलन हमेशा देखिए, विदलन हमेशा युग्मनज में होता है। विदलन किसमें होता है? युग्मनज में होता है। युग्मनज, और युग्मनज किससे बना है? नर एवं मादा युग्मक से। किससे बना है? यानी शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या बना है? युग्मनज बना है। और युग्मनज में समसूत्री विभाजन के रूप में क्या होता है? विदलन होता है। समसूत्री विभाजन के रूप में क्या होता है? विदलन होता है। और विदलन में देखिए क्या होता है, जो कोशिका है युग्मनज का, ये क्या है? ये युग्मनज है, लेकिन युग्मनज में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। तो जो युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा? समसूत्री विभाजन किसमें हो रहा है? युग्मनज में, युग्मनज में। और ये युग्मनज क्या है? विदलन हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम विदलन को ही समझेंगे कि विदलन क्या होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब समझ गए, अब विदलन का मतलब समझेंगे कि विदलन में क्या होता है। जब युग्मनज विभाजित होता है, युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है तो दो कोशिका बनती है, क्योंकि समसूत्री विभाजन हो रहा है दो कोशिका बनती है, लेकिन ये नॉर्मल है। लेकिन जो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो जाहिर सी बात है इनसे जो कोशिका विभाजित हुई है, यानी जो मातृ कोशिका से जो दो पुत्री कोशिका बनी है, इन दोनों पुत्री कोशिका में मातृ कोशिका के समान ही गुणसूत्र होंगे, समान गुणसूत्र हुए। लेकिन विदलन में क्या होता है, जो मातृ कोशिका है वो पुत्री कोशिका जैसे बनती है तो मातृ कोशिका से जो पुत्री कोशिका बनी है वो पुत्री कोशिका मातृ कोशिका से छोटी हो जाती है। यानी जो ये युग्मनज है, युग्मनज समसूत्री विभाजन हुआ तो समसूत्री विभाजन से दो कोशिका बनती है, वो दोनों कोशिकाएं या पुरानी कोशिका से छोटी हो जाती हैं। क्या हो जाती है? छोटी हो जाती हैं। छोटी हो जाती हैं। क्या हुए? छोटी हो जाती हैं। देखिए छोटी हुई ना, यानी जो पुरानी कोशिका से जो दोनों ही कोशिका बनी है वो कोशिका छोटी हो जाती है। किससे? पुरानी कोशिका से। विदलन में होता है। और क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। विदलन में गुणसूत्रों की संख्या समान है। देखिए ये जो पुरानी कोशिका में जो गुणसूत्र है, वो जो नई कोशिका बनी इसमें भी गुणसूत्र पुरानी कोशिका से समान ही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है विदलन में, इसमें कोशिका की संख्या बढ़ती है। देखिए ये क्या हुआ था, पुरानी कोशिका में क्या हुआ था, एक कोशिका है, लेकिन इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो समान गुणसूत्र हुए और समान विभाजन हुआ तो इसमें विभाजन के दौरान कोशिका की संख्या बढ़ रही। देखिए एक कोशिका था, विभाजन हुआ, दो कोशिका बना। तो इसका विदलन का आपको समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझेंगे। देखिए विदलन को हम लिख के बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। विदलन किसे कहेंगे, समझने के लिए, आपके नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। कोई पूछ दिया विदलन क्या होता है, आपको हायर क्लास में कोई पूछ दिया तो बता देंगे आप। विदलन में पहला नंबर में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहला नंबर में? इसमें कोशिका की संख्या छोटी होती है। इसमें कोशिका की संख्या क्या होती है? छोटी होती है। छोटी होती है, कोशिका की संख्या क्या होती है? छोटी होती है। दूसरा, दूसरा क्या लिखेंगे? इसमें गुणसूत्र
समान होते हैं, समान होते हैं। तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे इनकी कोशिका में संख्या बढ़ती है, यानी इनकी कोशिका की संख्या बढ़ती है, इनकी कोशिका की संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। ये विदलन का 3 रूप से आप लिख सकते हैं कि इसमें कोशिका संख्या छोटी होती जाती है विदलन में जब भी विभाजन होगा, और विदलन में जो गुणसूत्र होंगे वो समान होंगे। विदलन में जब भी समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें गुणसूत्र की संख्या समान होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिख लेंगे आप कि इनकी कोशिका की संख्या बढ़ती है। विदलन जब भी होगा तो समान गुणसूत्र होंगे, और जब विभाजन होगा तो 2 कोशिका बनेंगी एक कोशिका से, तो कोशिका की संख्या बढ़ेगी ना। तो आप इसको नोट कीजिए, हो गया। अब इसको मिरेज कर देते हैं। देखिए अब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ जिससे हम बोल रहे हैं विदलन। समसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हुआ, इस युग्मनज में 2 कोशिका बनी, क्या हुई, 2 कोशिका बनी, 2 कोशिका बनी। और 2 कोशिका जो बनी तो इनमें केंद्रक भी 2 बनेंगे, केंद्रक भी 2 बनेंगे, और इसमें गुणसूत्र की संख्या इसमें क्या होंगे, 46 होंगी, 46। देखिए समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 कोशिका बनी, एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका बनी। अब इन 2 कोशिका में भी क्या होता है, विभाजन होता है। 2 कोशिका में भी क्या होता है, विभाजन होता है। क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो 2 कोशिका से विभाजन होकर क्या बना, 4 कोशिका बन गई। कितनी कोशिका, 4 कोशिका। और चारों कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होंगी, 4 कोशिका बनी। देखिए 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इन सभी को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर, यानी कोरक खंड। तो इनको लिख देंगे क्या है, ये ब्लास्टोमियर। ये सभी क्या है, 2 से 4, 4 से 8, ये सभी क्या है, ब्लास्टोमियर। क्या है, ब्लास्टोमियर्स। क्या है, ब्लास्टोमियर्स, यानी कोरक खंड, कोरक खंड, कोरक खंड है। कोरक खंड किसी में बोलेंगे, देखिए जितने भी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इन सभी कोशिका को क्या बोलेंगे हम, ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड। अब ये 4 कोशिका हुए हैं, और जब 4 कोशिका जब बन जाती हैं, ये विभाजन होकर 4 कोशिका बन जाती हैं, तो इनको बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं, भ्रूण या इम्ब्रियो, भ्रूण या इंग्लिश में इम्ब्रियो बोलते हैं, इम्ब्रियो। अब देखिएगा 2 से 4, 4 से 8 को 4 कोशिका बनी, अब 4 से कितने बनेंगी, 8। तो हम डायरेक्ट 8 से 16 कोशिका बना देते हैं। चलिए ऐसे बना देते हैं, 2 से 4, 4 से 8 कोशिका बना लेते हैं। कितने कोशिका बन गई, 8 कोशिका बन गई। देखिए 8 कोशिका बन गई, तो इनको भी क्या बोलेंगे हम, ब्लास्टोमियर्स ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स ही बोलेंगे। अब देखिएगा 2 से 4, 4 से 8 कोशिका बनी, अब 8 से 16 कोशिका बनेंगी। क्या बनेंगी, 8 से 16 कोशिका बनेंगी। या हम इस तरीके से लिखेंगे, चलिए 8 से 16 कोशिका की अवस्था, 8 से 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16, ये 16 कोशिका बन गए। यानी 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को क्या बोलते हैं, मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। देखिए ये भी ब्लास्टोमियर्स ही है। देखिए 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स की कोशिका की अवस्था को मोरूला कहते हैं। मोरूला को इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी ये इंग्लिश मोरूला ही है, इसको बोलते हैं तूतक, तूतक। ठीक है, ब्लास्टोमियर्स की 8 से 16 कोश की अवस्था को मोरूला कहते हैं। अब मोरूला में क्या होता है, मोरूला क्या करता है, मोरूला जैसे ही बनता है तो चौथे दिन क्या होता है, यह गर्भाशय की गुहा में पहुंच जाता है। ये मोरूला है, देखिए
मोरूला क्या करता है, ये अंडवाहिनी से जो युग्मनज विभाजित हुआ, तो युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनाया, भ्रूण से क्या बनाया, मोरूला बनाया। तो मोरूला क्या करता है, विभाजित होकर ये चौथे दिन, कितने दिन, चौथे दिन, चौथे दिन क्या पहुंच जाता है, मोरूला गर्भाशय की गुहा में पहुंच जाता है। ये क्या है, मोरूला। चौथे दिन मोरूला गर्भाशय की गुहा में पहुंच जाता है और गर्भाशय की गुहा में पहुंचकर क्या करता है, यह गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है ना, जो हमने बताया था, जब आर्तव चक्र की अवस्था हमने बताया था, यानी स्रावी अवस्था में, कि जब येलच अपने अधिकतम स्तर पर होता है तो उसमें क्या होता है, ग्राफिन पुटक फटती है और अंडोसर की क्रिया होती है, और अंडोसर के बाद जो बची कुछ संरचना होती है उसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या कर रही है, इस एंडोमेट्रियम को बनाए रखती हैं। अब एंडोमेट्रियम को जो बनाए रख रही हैं, उन एंडोमेट्रियम से क्या निकलता है, ग्लाइकोजन निकलता है। एंडोमेट्रियम से क्या निकलता है, ग्लाइकोजन निकलता है, कि अब एंडोमेट्रियम बन गया है, अब कोई युग्मनज आएगा तो उनको पोषण भी देना है, तो पोषण के रूप में कौन काम करता है, ग्लाइकोजन। तो जैसे ये मोरूला इस गर्भाशय गुहा में आता है और गर्भाशय गुहा की अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम की तरफ बढ़ता है, तो इस एंडोमेट्रियम से क्या निकलता है, एंडोमेट्रियम से कुछ दुग्ध स्राव होता है। क्या होता है, दुग्ध स्राव। दुग्ध स्राव का रूप में हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन निकलता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन निकलता है। और यह ग्लाइकोजन क्या करता है, इस युग्मनज को, जो युग्मनज में क्या है, ये मोरूला बन गया है विभाजित होकर, इस मोरूला को क्या करता है, पोषण देता है। क्या करता है, पोषण देता है। यानी पोषण देने का काम कौन करता है, पोषण देने का काम करता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से बहुत सारे ग्लाइकोजन स्रावी होते हैं, इसलिए बोलते हैं स्रावी अवस्था आर्तव चक्र में बहुत सारे जब ग्लाइकोजन निकलते हैं, तो यह ग्लाइकोजन क्या करता है, जो युग्मनज विभाजित होकर मोरूला बन गया है, चौथावें दिन जैसे गर्भाशय गुहा में मोरूला आता है, तो उन मोरूला का क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम ग्लाइकोजन निकलता है और ग्लाइकोजन पोषण के रूप में मोरूला को देता है। तो मोरूला के अंदर क्या होता है, एंडोमेट्रियम से जो ग्लाइकोजन निकले हैं, ये ग्लाइकोजन मोरूला के जो गुहा है, इन गुहा में भर जाती हैं। अब कब भरती हैं, पांचवें दिन, फिफ्थ डे। फिफ्थ डे जो होता है, यह ग्लाइकोजन मोरूला के गुहा में भर जाता है। तो अब इसको रेज करते हैं। अब गुहा में जो ग्लाइकोजन भर गया है उनको हम दिखाएंगे। तो देखिए क्या होता है, हमने बताया कि मोरूला के अंदर क्या होता है, बहुत सारे, मोरूला के अंदर बहुत सारे क्या भर जाते हैं, ग्लाइकोजन भर जाते हैं। ये चौथे दिन बना, मोरूला कब बना, चौथे दिन, चौथे दिन मोरूला बना। और ये कब हुआ, पांचवें दिन, कब हुआ, फिफ्थ डे। जब यह मोरूला के गुहा में ग्लाइकोजन भर जाता है, अब जो ये मोरूला की जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं दो तरीके से बन जाती हैं। मोरूला की कोशिकाएं जो होती हैं वो दो तरीके से हो जाती हैं, एक होता है माइक्रोमियर्स, एक होता है माइक्रोमियर्स। मोरूला दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, मोरूला दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, दो कोशिका में विभाजित हो जाता है। कौन से दो कोशिका, पहला होता है माइक्रोमियर्स, 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 और दूसरा मैक्रोमियर्स, मैक्रोमियर्स। मोरूला दो कोशिका में विभाजित हो जाता है। कब होता है, जब यह ग्लाइकोजन इसके अंदर प्रवेश कर देता है, किसके अंदर, मोरूला के अंदर। तो मोरूला दो प्रकार की कोशिका बनाता है, पहला माइक्रोमियर्स और दूसरा मैक्रोमियर्स। मैक्रोमियर्स क्या करता है, माइक्रोमियर्स यह मोरूला के सबसे बाहरी परत बनाता है। मोरूला की सबसे बाहरी परत क्या करता है, मोरूला की बाहरी परत, बाहरी परत बनाता है, जिसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट या पोषकोरक, पोषकोरक, पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट। अब मैक्रोमियर्स क्या करता है, मैक्रोमियर्स यह इस मोरूला के अंदर की कोशिका होती है, यानी मोरूला की अंदर की कोशिका होती है, अंदर की कोशिका होती है। मोरूला के अंदर की कोशिका कौन सी होती है, मैक्रोमियर्स। अब इन अंदर की कोशिका को क्या बोलते हैं, अंदर की कोशिका बोलते हैं अंतर कोशिका समूह बोलेंगे, अंतर कोशिका समूह या इनर सेल मास।
समझते हैं फिर से। जब यह मोरूला क्या करता है, चौथे दिन गर्भाशय की गुहा पहुंचता है, तो चौथे दिन जब पहुंच जाता है तो उनसे गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में बहुत सारे ग्लाइकोजन स्रावित होते हैं। अब ग्लाइकोजन जब स्रावित होते हैं तो मोरूला के अंदर जो गुहा है, इन गुहा में ग्लाइकोजन भर जाता है। कब भरता है? 5वें दिन भरता है। जैसे ही 5वें दिन भरता है तो मोरूला में 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। कौन से 2 प्रकार की कोशिकाएं? पहला माइक्रोमियर्स, दूसरा मैक्रोमियर्स। पहला माइक्रोमियर्स और दूसरा मैक्रोमियर्स। माइक्रोमियर्स में जो मोरूला की सबसे बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं पोस्कोरक या ट्रोफोब्लास्ट। और दूसरा कोशिका जो मैक्रोमियर्स बनी है वह मोरूला की सबसे आंतरिक कोशिका होती है और इसे बोलते हैं अंतर कोशिका समूह। पोस्कोरस से क्या निर्माण होता है? पोस्कोरस या ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा का निर्माण होता है, यानी अपरा का निर्माण होता है। अपरा यानी प्लेसेंटा का निर्माण होता है। और अंतर कोशिका समूह से किसका निर्माण होता है? अंतर कोशिका समूह से एक शिशु का निर्माण होता है, यानी एक भ्रूण डेवलप हो जाता है। एक शिशु का निर्माण होता है। किसका निर्माण? शिशु का निर्माण, यानी इन्फेंट का निर्माण होता है। इन्फेंट या जिसे नॉर्मल भाषा में बेबी भी बोलते हैं। अब इसको लिख के समझाते हैं। हमने बताया ना मोरूला में 2 प्रकार की कोशिका होती हैं। एक जो बाहर की तरफ होती है उसे बोलते हैं माइक्रोमियर्स और उस कोशिका को क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ये जो बाहर की तरफ कोशिका बना लेती है, क्या बना लेती है? मोरूला में सबसे बाहर की परत बना लेती हैं। मोरूला में जो 2 प्रकार की कोशिका होती हैं उनमें से जो एक को बोलते हैं माइक्रोमियर्स। यह माइक्रोमियर्स क्या करता है? मोरूला के सबसे बाहरी परत बनाता है जिसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट या पोस्कोरक। क्या बोलते हैं? पोस्कोरक। पोस्कोरक या ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, पोस्कोरक या ट्रोफोब्लास्ट। और जो मोरूला की जो सबसे दूसरी कोशिका थी जिसे बोलते थे माइक्रोमियर्स, यह माइक्रोमियर्स यह मोरूला के आंतरिक कोशिका बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? आंतरिक कोशिका बना लेती हैं। आंतरिक कोशिका बना लेती हैं। अब इस आंतरिक कोशिका को क्या बोलते हैं? आंतरिक कोशिका को बोलते हैं हम अंतर कोशिका समूह। अंतर कोशिका समूह या इससे बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास या इसी को एक और नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं हम इम्ब्रियोब्लास्ट। इम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट। अब ये जो खाली जगह दिख रहा है, ये जो खाली जगह दिख रहा है इसे बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। अब इस संरचना को क्या बोलेंगे? तो पूरा नाम हुआ इनका, लेकिन ये जो कोशिका बनी, इन कोशिका का क्या नाम है? इन कोशिका का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम है? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट या इसी को हम बोलते हैं ब्लास्टूला। ब्लास्टूला या एक और नाम दिया गया है जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कोरक पुटी। कोरक पुटी। ये है। अब ये क्या करता है? देखिए, अब ये क्या करता है? अब यही ब्लास्टोसिस्ट जाएगा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में और एंडोमेट्रियम में क्या करता है? रोपण हो जाता है। जब यह युग्मनज विभाजित होकर युग्मनज क्या करता है? विभाजित होते 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 कहाँ पहुंच जाता है? इन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम तक पहुंचने जाता है। जब यह युग्मनज क्या करता है? विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है। अब यह ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की गुहा में जैसे पहुंचता है तो जो ब्लास्टोसिस्ट का जो सबसे बाहरी परत कौन सा था? ट्रोफोब्लास्ट। क्या था? ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर की तरफ जो कोशिका इकट्ठा हुई थी उसे बोलते थे क्या? हम इनर सेल मास। तो अब जो ये एंडोमेट्रियम है ना, ये एंडोमेट्रियम, ये क्या है? एंडोमेट्रियम। ये क्या है? एंडोमेट्रियम। ये क्या है? एंडोमेट्रियम। जैसे ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की गुहा में आता है, जो ये ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये एंडोमेट्रियम के पास जाता है। अब यह इस तरीके से पास गया। अब जो ये इनर सेल मास है, इनर सेल मास ये एंडोमेट्रियम की पोजीशन में होता है। ये जो इनर सेल मास जो
ब्लास्टोसिस्ट के अंदर है ना, यह एंडोमेट्रियम की पोजीशन में होता है। अब ये आगे जैसे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जैसे ही आगे बढ़ता है तो एंडोमेट्रियम क्या करता है, इन ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर रोपित कर लेता है। इस तरीके से एंडोमेट्रियम क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर रोपित कर लेता है। इसी को बोलते हैं रोपण, इसी को बोलते हैं अंतरोपण या इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण। यानी ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। लिख देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट का ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से चिपक जाना या धस जाना अंतरोपण या प्रत्यारोपण कहलाता है। अंतरोपण या प्रत्यारोपण यानी इम्प्लांटेशन कहलाता है। अब यह अंतरोपण जो हुआ है, यह अंतरोपण 7वें दिन होता है। जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के 7वें दिन बाद क्या होता है, युग्मनज का अंतरोपण होता है। अंतरोपण कब होता है, 7वें दिन। कब होता है अंतरोपण, 7वें दिन। 7वें दिन क्या होता है, अंतरोपण होता है। अब इतना नोट कीजिए, अब इसको आगे हम समझाते हैं। जब निषेचन यानी अंतरोपण हो जाता है जब एंडोमेट्रियम से क्या होता है, यह ब्लास्टोसिस्ट अंतरोपित हो जाता है। जब एंडोमेट्रियम से यह ब्लास्टोसिस्ट अंतरोपित हो जाता है तो उसको बोलते हैं अंतरोपित कोरक पुटी। अंतरोपित कोरक पुटी इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट। जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय एंडोमेट्रियम से रोपित हो जाता है तो उनको बोलते हैं अंतरोपित कोरक पुटी। ये कब होता है, 7वें दिन। 7वें दिन ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से धस जाता है। जैसे धसता है तो इनके अगले दिन क्या होता है, यानी 8वें दिन क्या होता है, इन ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट से एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं HCG हार्मोन। इस HCG का नाम क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। HCG का फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। HCG हार्मोन कब निकलता है, HCG हार्मोन 8वें दिन निकलता है। निषेचन के 8वें दिन क्या होता है, HCG हार्मोन निकलता है और ये HCG हार्मोन ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका से निकलता है और ये ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट की बाहर की कोशिका होती है। यह HCG हार्मोन की उपस्थिति ही दर्शाता है कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट है कि नहीं। कैसे दर्शाता है, होता क्या है, बहुत से प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाले किट आते हैं, उनमें डॉक्टर क्या करते हैं, जो फीमेल का जो यूरिन होता है उन यूरिन को उस प्रेगनेंसी किट पर रखते हैं और उन प्रेगनेंसी किट में क्या होता है, यह HCG हार्मोन ही दर्शाता है कि यह कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं। कैसे पता चलता है, क्योंकि HCG हार्मोन अंतरोपण के 8वें दिन निकलता है, इस कारण से यह पता कर सकते हैं कोई फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो ये रहा अंतरोपण। अब हम बात करें कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, यानी इस यूरिन का कब टेस्ट किया जाता है, कोई भी जो फीमेल होती है उन फीमेल का जो यूरिन होता है वो सुबह के समय टेस्ट किया जाता है, क्योंकि रात में कोई भी लोग 6 से 8 घंटे प्रॉपर सोते हैं। अगर वही दिन में सोएं तो उनमें से कई बार यूरिन का विसर्जन करते हैं, लेकिन रात में क्या होता है, वही यूरिन का विसर्जन न करके वो शरीर में इकट्ठा होता रहता है और वही सुबह में एक ही बार विसर्जित होता है।
तो उस यूरिन का हम टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी किट में। अगर एसएचजी हार्मोन प्रेजेंट है तो हम समझ सकते हैं कि वो लेडीज प्रेग्नेंट है यानी गर्भवती है। तो यह प्रेगनेंसी का सूचक दर्शा रहा है। एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है तो एसएचजी हार्मोन जो 8वें दिन निकलता है तो यह प्रेगनेंसी को सूचित करता है। अब हम अंतरोपण का कुछ इस तरीके से समझेंगे। ये क्या है? ये क्या है? गर्भाशय का अंडवाहिनी है। क्या है? गर्भाशय के अंडवाहिनी है। ये क्या है? फिम्बरी है। ये क्या है? अंडाशय है। ये क्या है? अंडाशय स्नायु है जो श्रोणि भाग से जुड़ा होता है। जब अंडाशय से अंडाणु मोचित हुआ, जब अंडाशय से क्या हुआ? अंडाणु मोचित हुआ तो फिम्बरी के द्वारा कैच होता है और फिम्बरी के द्वारा कैच करके कहाँ पहुंचता है? निषेचन स्थल पे पहुंचता है। निषेचन स्थल पे ये क्या पहुंचा? अंडाणु पहुंचा और अंडवाहिनी में पहुंचा। जब स्पर्म गति करके इस अंडवाहिनी के इस निषेचन स्थल पर पहुंचते हैं कि निषेचन स्थल पर जैसे पहुंचते हैं तो शुक्राणु अंडाणु से निषेचित करते हैं। जब निषेचन हो जाता है तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। मान लीजिए ये निषेचन हो गया, निषेचन हो गया तो ये क्या है? युग्मनज है। युग्मनज में कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र। अब यह युग्मनज में समसूत्री वजन होगा जिसे बोलते हैं क्लीवेज। समसूत्री वजन होकर क्या बनेगा? 2 कोशिका बनाएगी। इन दोनों कोशिका में 46 गुणसूत्र है। अब 2 से 4 कोशिका बनाएगा। इसमें भी क्या है? गुणसूत्र की संख्या समान है। अब 4 से क्या बनाएगा? 8 कोशिका बनाएगा। 3 4 5 6 7 8 8 कोशिका बनाएगा। अब 8 से क्या बनाएगा? 16 कोशिका बनाएगा। 16 कोशिका बनाएगा। क्या बनाएगा? 16 कोशिका बनाएगा। जब 2 से 4 4 से 8 4 से 8 8 से 16 इन सभी कोशिका को क्या बोलते हैं? 2 से 4 4 से 8 8 से 16 कोशिका बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स यानी 2 से 4 4 से 8 8 से 16 कोशिका को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स यानी कोरक खंड। अब 8 से 16 कोशिका को क्या बोलते हैं? 8 से 16 कोश की अवस्था को अलग से नाम दिया गया है। 8 से 16 कोश की अवस्था को बोलते हैं हम मोरूला। मोरूला या इसे बोलते हैं तूतक। क्या बोलते हैं? तूतक। 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स की कोशिका को मोरूला या तूतक बोलते हैं। अब इनमें भी विभाजन होकर क्या बनाता है? 16 से 32 कोशिका बनाता है। अब 32 से 64 क्या बनाता है? 16 से 32 और 32 से 64। और जैसे 64 कोशिका होती है तो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से क्या होती है? चिपक जाती है। और जब चिपकती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? अंतरोपण या प्रत्यारोपण यानी इम्प्लांटेशन। क्लियर? इतना इसी को बोलते हैं। तो बस आज की क्लासेस बस यहीं तक। जुड़े रहिए हमारे चैनल बायोटेक विजन के साथ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।